हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, इसके पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर हमने शुरू किया था और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने एटम के स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। और फिर हमने मॉडल ऑफ एटम यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे सिचुएटेड होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे पहला मॉडल क्या था, आपको थॉम्सन मॉडल। बट थॉम्सन मॉडल जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन करता है, बट उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किए गए तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते। उसके बाद से फिर रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने मतलब थीन गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराई थी। वो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया और उसके ऑब्जर्वेशंस और उसके कंक्लूजन्स हमने डिस्कस किए थे, और फिर उसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था हमने उसको डिस्कस किया था। तो रदरफोर्ड का मॉडल में हमने ये डिस्कस किया था। अब देखिए, रदरफोर्ड की मॉडल की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनकी जो स्टेबिलिटी है दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस वजह से स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप नहीं करेंगे बिकॉज दे आर बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज विच एक्ट्स आउटसाइड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जो है वो फिर आउटसाइड एक्ट करता है, इसलिए वो अंदर की तरफ नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो ये उनका मॉडल था। बट लेटर ऑन उसके बाद से अगर हम इसमें से देखें तो अब इसमें हमारे पास जो लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस में जैसे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो भाई न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट एज पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कि मतलब मैक्सवेल्स ने दी थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर एक एक्सेलरेटिंग बॉडी है, एक जो हाई स्पीड से घूम रहा है, ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, एक जो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई स्पीड से घूम रहा है, तो उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और इस एक्सेलरेशन की वजह से फिर क्या होगा, एक्सेलरेटिंग बॉडी जो होगी, और ये एक्सेलरेशन चूंकि एक दूसरे पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में हो रही है, किस पार्टिकल के, प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस में है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा कि फाइनली वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। जो पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ जो घूम रहा है वो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करने की वजह से जो रेडियस होगा, रेडियस धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर न्यूक्लियस में गिर गया। तो इसका मतलब क्या है, एटम तो पूरा का पूरा एटम आपको मतलब कोलैप्स हो गया, और अगर एटम ही कोलैप्स हो गया इट मीन्स एटम जो है वो फिर स्टेबल नहीं है, और एटम अगर स्टेबल नहीं है फिर तो दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं, हम आप नथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो इस तरह से ये बोलना कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस होता है, ये फिर इसको ये बात मतलब सही नहीं है। मतलब रदरफोर्ड की जो थ्योरी है वो आपको एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन करती है, लेकिन एटम के स्टेबिलिटी को वो मेंटेन नहीं कर, एटम के स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम इसमें क्या लिखेंगे, Rutherford's model explain the electrical neutrality of an atom, but he said that कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, भी प्रोटॉन है, और नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो मतलब चार्ज पार्टिकल्स उनका नंबर इक्वल होता है, एंड दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो कि सही भी है फॉर एटम, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, कैसे, according to
मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक थ्योरी, a charged particle accelerates in the electric, कौन सा चार्ज पार्टिकल की यहां पे हम बात करेंगे? चार्ज पार्टिकल यहां पे कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सिलरेट्स इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ another charge particle, कौन सा? प्रोटॉन, एंड लूजेस एनर्जी। और जब एनर्जी लूज करेगा फिर क्या होगा? हेंस द रेडियस डिक्रीजेस एंड द पाथ becomes spiral, and finally उसके बाद से क्या होगा? एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फिर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, एंड फाइनली it falls, and finally the electrons falls into nucleus, and hence atom should not be stable. एटम जो होगा वो फिर स्टेबल नहीं होगा। यानी सिचुएशन क्या बनेगी यहाँ पे? देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास, अगर ये बात को हम देखा जाए तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो फाइनली इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसका जो रेडियस होगा छोटा होता जाएगा, और फाइनली द टाइम विल कम कि ये इसके अंदर गिर गया, यानी पाथ स्पाइरल हो गया। और इस कंडीशंस पे एटम जो होगा वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। बट ऐसा होता नहीं है, एटम इज ऑलवेज, एटम स्टेबल है, तभी एटम्स मिल करके फिर क्या बना? मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से मिल करके डिफरेंट चीज़ें बनी। यानी इस मॉडल में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ी है। तो देन द नेक्स्ट मॉडल वाज गिवन बाय द नील बोर्ड। नील बोर्ड ने एक्सप्लेन किया इस प्रोसेस को। नील बोर्ड ने क्या किया? अब हम देखते हैं बोर्ड्स मॉडल क्या है हमारे पास। देखिए बोर्ड ने बोला कि नो डाउट ऐसा ठीक है कि एटम के अंदर एक आपको सेंट्रल प्लेस है, जिसको जैसे रदरफोर्ड ने इसको न्यूक्लियस बोला, और न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन है। हमें याद रखना है कि अभी तक मतलब प्रोटॉन, अभी तक हमारे पास क्या था? न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया गया था। तो इसके अंदर एक सेंट्रलाइज प्लेस है, न्यूक्लियस है, जिसकी वॉल्यूम काफ़ी छोटी, सारी बातें ठीक हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व भी करते हैं, ये भी बात ठीक है। बट ही सेड कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, एंड दैट एनर्जी लेवल जिसको उन्होंने बोला शेल। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं, यानी एनर्जी जो है, एनर्जी इज ऑफ द सेल। एनर्जी जो है आपको शेल की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं है। इमेजिन करो अगर इस मतलब कमरे का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्वियसली इस कमरे के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगी धीरे धीरे वो सभी क्या हो जाएंगे, उन सबका टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा। देन ही सेड कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है कि जो अब जो अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी लेवल है उनका क्या होगा, उनका आपका एनर्जी लेवल कम होगा, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो अलग जैसे जो शेल न्यूक्लियस के पास है उनका एनर्जी लेवल कम है, और जैसे जैसे जो शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप करता है तो फिर क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो अगर इस कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, सारी ऑब्जेक्ट 40 डिग्री पे है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक हमारे पास दूसरा कमरा है जिसका टेम्परेचर मैंने 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से कुछ फर्नीचर ले जाके मैंने उस 60 डिग्री में रख दिया,
तो अब जो कुछ भी आप वो हीट एनर्जी absorb करेंगे और आफ्टर सम टाइम उनका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस ढंग से एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी absorb करते हैं। अब जब हायर एनर्जी लेवल पे वो मतलब चले गए, नाउ दे आर कॉल्ड इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स बिकम अनस्टेबल और वो फिर एज सुन एज पॉसिबल वो मतलब वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडेड स्टेट। और जब ग्राउंडेड स्टेट में आएंगे तो फिर क्या होगा, अगेन वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ गए, यानी एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी उन्होंने उसको रेडिएट कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जब जंप करेंगे देन दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब वो जंप करेंगे देन दे विल क्या करेंगे, रेडिएट एनर्जी। तो यानी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, एक फिक्स्ड एरिया की है जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, शेल दिया। तो फिक्स्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको रेडिएट, वो आपको मूव कर रहे हैं और उनकी एनर्जी लेवल है। तो दिस इज नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। देखिए, तो नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम हम देखते हैं। मॉडल ऑफ एटम, अब इसमें क्या है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल विच इज कॉल्ड सेल, रिवॉल्व इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट which have fixed energy। ठीक है, और इस एनर्जी लेवल को नाम उन्होंने शेल दिया, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स which are designed as designated as K L M N, के एल एम एन इनको क्या बोलते हैं, शेल। इसमें से के कौन सा हो गया, के इज द फर्स्ट सेल, एल इज द सेकंड सेल, एम इज द थर्ड सेल, एन इज द फोर्थ सेल, इस ढंग से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, इसको हम क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हम बोलते हैं। और यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे शेल में, और इसमें फिर द शेल विच इज near to nucleus has low energy and the cell which is away from nucleus, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतनी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज हाई एनर्जी लेवल। ओके, यानी एनर्जी हमें ध्यान रखना है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, सेल की है। जो फिक्स एनर्जी लेवल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और जो फिक्स एनर्जी लेवल की एनर्जी है वही एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी जो होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल के अंदर है, वे ना तो एनर्जी लूज करेंगे ना तो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी लूज और गेन कब होगा, जबकि वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेंगे। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल to higher energy level, it will absorb energy। ठीक है, and
becomes excited. When it comes to its original level, that is ground state, it will radiate energy. ठीक है, तो इसलिए एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हुआ, अगर हम एटम के मॉडल देखें तो हमारे पास दिस इज न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ओके। और न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल, दिस इज द थर्ड सेल एंड सो ऑन, इस ढंग से बढ़ता जाएगा। दिस इज द फोर्थ सेल, और इनका नाम हम क्या देते हैं, KLMN। दिस इज द K सेल, LMN। ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल हो गए। तो दिस इज द बोर मॉडल। इन्होंने क्या बोला कि भाई एटम की स्टेबिलिटी इस ढंग से मेंटेन की जाती है क्योंकि फिक्स एनर्जी लेवल पे हैं, और जब तक ये अपनी फिक्स एनर्जी लेवल पे तब तक ना तो एनर्जी लूज करेंगे ना तो गेन करेंगे। दैट्स वाई ये इनका जो एटम जो है वो आपको मतलब स्टेबल होता है, कोलैप्स नहीं होगा। तो ये दिस वाज द बोर मॉडल। अब इसके अकॉर्डिंगली फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सेल में कितने होंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, maximum electron in a shell equal to 2n square, where n is the number of shell। n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। जैसे अगर आप k शेल की आप बात करो तो k का नंबर क्या है, k इज द फर्स्ट सेल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन k में कितने हो जाएंगे, E इक्वल टू 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 2। एल सेल की हम बात करें तो एल में मैक्सिमम नंबर, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इससे कम हो सकते हैं बट मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दिस इज 2 इंटू 2 स्क्वायर, एन की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा बिकॉज एल इज द सेकेंड सेल, दिस इज 8। अगर हम एम की बात करें तो एम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि एल क्या, एम क्या है, थर्ड सेल है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, दिस इज 3 3 9 इंटू 2 18। एन की हम बात करें तो E इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 32, 4 4 द 16 इंटू 2, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए हमें ध्यान रखना है कि अब तक जो कुछ भी हमने बातें की, जो कुछ भी मॉडल है, वहाँ पे न्यूट्रॉन की कोई चर्चा नहीं है। तो क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने अब तक देखा, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है, हमने डिस्कस किया था। और रदरफोर्ड ने बोला भी कि जो एटम का जो पूरा मास है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन यानी एटम का जो पूरा जो मास है दैट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, अगर और कोई पार्टिकल नहीं है तो। बट बाद में देखा गया कि नहीं, एटम का जो मास है वो पूरे प्रोटॉन के मास से ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स कि एटम के अंदर कोई ना कोई एक थर्ड पार्टिकल जरूर है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो वो अपने चार्ज को शो करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा सॉरी, तो वो अपने चार्ज को शो करेगा। लेकिन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल होना इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इट मीन जो तीसरा पार्टिकल उसमें मास तो है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया किसको, न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1932, और ये फिर मास को एक्सप्लेन करता है इन 1932। चैडविक, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। और एटम का पूरा मास जो, क्योंकि क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या इंडिकेट कर रहा है कि एटम जो है मोस्टली क्या, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा बाकी सब कुछ खाली है। इट मीन्स, और पूरा का मास जो उन्होंने बोला वो कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस पे रहता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन भी होगा। तो अब ये पोजीशन हमारे पास फिक्स हो गई कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये कहाँ पे रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे।
और इन्हीं के मास को हम एटॉमिक मास या मास नंबर, इन्हीं के नंबर को हम बोल देते हैं मास नंबर, इन्हीं के मास को हम बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। इसी के मास को आप एटॉमिक मास बोलेंगे, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो दिस इज इट्स मास नंबर। तो आज हमने रदरफोर्ड मॉडल के जो लिमिटेशंस थे वो डिस्कस किया, नील बोर मॉडल में डिस्कस किया, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसको अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब बोर बरी स्कीम के अकॉर्डिंगली अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है एज जो कि उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली हम उनको अरेंज करते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को दिस इज द मैक्सिमम नंबर, जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम इनकी अरेंजमेंट कैसे करते हैं अलग अलग सेल में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।